मंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी शुरुआत भी की है, शुभारंभ किया है। सीएम सम्राट चौधरी ने, नीतीश कुमार ने भी इस स्वगणना में खुद को रजिस्टर किया है। तो जनगणना 2027 जिसके पहले चरण की शुरुआत सीएम सम्राट चौधरी ने इसका शुभारंभ किया है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां इस गणना को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रजिस्टर भी खुद को किया है। तो ये तस्वीरें बेहद खास हैं। दूसरी तरफ तस्वीर आपको सीएम सम्राट चौधरी की दिखा रहे हैं जहां उन्होंने इस स्वगणना का शुभारंभ किया है। और पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें खुद को रजिस्टर करते हुए नजर आ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो ये दो तस्वीरें और दोनों तस्वीरें बेहद ही खास। और यह जो जनगणना है 2027 ये पूरे देश के लिए काफ़ी अहम मायने रखता है, जिसमें गणना की जाएगी और इन गणना के कई मानक भी बनाए गए हैं, कई चरण जो है वो भी बनाए गए हैं। और बड़ी खबर पटना से है जहां पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। विभागों की समीक्षा की बात हो, अधिकारियों को निर्देशित करने की बात हो, उसको लेकर के लगातार एक्शन में दिख रहे हैं। बता दें कि सीएम सचिवालय पहुंचे सम्राट चौधरी जहां बड़ी संख्या में लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित जनता दरबार हॉल में भी सम्राट चौधरी एनडीए कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको सीएम सचिवालय की दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। बधाइयों का तांता भी जो है अब तक वो चल रहा है। ये सिलसिला अब भी जारी है कि लोग पहुंचकर उनका सम्मान कर रहे हैं, उनका सत्कार कर रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं बिहार के नए और सीएम बनने पर। और उनसे बेहद ही भावनात्मक तरीके से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। टेक क्विक करके देखिए लोग जो है वो आते जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री सचिवालय की ये तस्वीर है जहां मुख्यमंत्री बनने पर सम्राट चौधरी को बधाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, जिसमें कई सांसद, पूर्व विधायक और दूसरे नेता भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री से मिलने पहुंच रहे लोग अपनी समस्या भी सुना रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग सीएम को लिखित आवेदन भी इस दौरान देते हुए नजर आए। तो ये तस्वीर है जहां पर देखिए बधाइयों का सिलसिला जारी है। और हमने कल की भी तस्वीर देखी जब सीएम सम्राट चौधरी अपने आवास पर मौजूद थे और वहां पर काफ़ी बड़ी तादाद ने उनके समर्थकों की जो बधाई देने वालों का तांता था वो लगा रहा। देखिए कुछ लोग जो है वो तस्वीर भी लेते हुए सम्राट चौधरी के साथ दिखाई दे रहे हैं और सेल्फीज ली जा रही है। और यही वो खासियत सम्राट चौधरी की दिखाई दे रही है। और शैलेंद्र हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं और बड़े ही आत्मीय ढंग से मुलाकात बात करते हुए सम्राट चौधरी दिखाई दे रहे हैं सीएम बनने के बाद, और क्या तस्वीरें वहां से? देखिए सम्राट चौधरी इस वक्त पार्टी के नेताओं के साथ, एनडीए के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। और खास तौर पर चूंकि लोगों की काफी संख्या है, काफी भीड़ है उनसे मिलने वालों की, तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जो सचिवालय है उस कैंपस में जो बने जनता दरबार का जो इलाका है उस इलाके में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। सांसद, विधायक और विधान पार्षद, पूर्व सांसद जो पूर्व विधायक हैं उनसे अलग उनकी मुलाकात हो रही है। साथ ही साथ जो पूरे बिहार से जो अलग अलग जिलों से जो कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं एनडीए के, उनसे भी उनकी मुलाकात चल रही है। और एक एक करके कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। जिस दिन से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं उस दिन से उन्होंने यह तय किया है कि अलग अलग जो कार्यकर्ता हैं उनसे एक एक करके उनकी मुलाकात हो, क्योंकि सम्राट चौधरी का संबंध लंबे समय तक पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके साथ रहा और डायरेक्ट वो कनेक्ट रहे। ऐसे परिस्थिति में हर लोग चाहता है कि मुलाकात जो है उनके मुख्यमंत्री के साथ हो। तो ऐसे परिस्थिति में जब अब वो मुख्यमंत्री बने हैं तो चाह रहे हैं कि सभी लोगों से एक एक करके मिले। और जिस दिन से उन्होंने शपथ लिया है उसके बाद से ही पार्टी कार्यालय हो, अपना आवास हो या फिर मुख्यमंत्री सचिवालय कैंपस हो, उसमें लगातार वो नेताओं से मिल रहे हैं। और काफी गर्मजोशी के साथ पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे उनकी मुलाकात इस वक्त चल रही है। और ये सिलसिला जो है ये दो दिनों से चल रहा है। और शाम में जानकारी मिली है कि सम्राट चौधरी सोनपुर जाएंगे, जहां बाबा हरिहर नाथ मंदिर में जाकर वो पूजा अर्चना भी करेंगे। इसके पहले जो सरकारी कार्यक्रम है उसमें भी वो शामिल हो रहे हैं। एक तरीके से जो बिहार में जनगणना की जो शुरुआत हो रही है उसकी शुरुआत उन्होंने की है। बिल्कुल, तो ये आत्मीय ढंग से मुलाकात कर रहे हैं। शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तस्वीर पर जानकारी देने के लिए। और चलिए अब बात करते हैं
हरिवंश की जो राज्यसभा के उपसभापति के तौर पर चुन लिए गए हैं, वे निर्विरोध उपसभापति पद के लिए चुने गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने कहा, हरिवंश जी के अनुभव से सदन का लाभ मिलेगा। इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर बनवा रहे हैं। एआई के उस दौर में मगध विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाया है। यानी एमपी लेड फंड का एक निर्धारित दिशा में काम कैसे किया जा सकता है, इसका एक उदाहरण आपने प्रस्तुत किया है। आदरणीय सभापति जी, हम सभी ने अनुभव किया है कि लोग जब अपने गांव से स्थानांतरण करते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं, तो जीवन में एक प्रकार से गांव से कट जाते हैं। हरिवंश जी का जीवन आज भी गांव से जुड़ा रहता है, अपने गांव से जो जुड़ा रहता है, वो लगातार वहां के सुख दुख के साथी बन करके वो अपना जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो करते रहते हैं। आदरणीय सभापति जी, जिस संसद की नई इमारत में बैठे हैं, उसका जब निर्माण कार्य चल रहा था, तब मुझे उनके साथ निकट से काम करने का अवसर आया और मैं अनुभव कर रहा था कि जो विचार मेरे मन में आते थे, मैं हरिवंश को कहता मैं ऐसा करें तो कैसा होगा। 2 दिन में वो बराबर परफेक्ट उसके लेके आते हैं। कहीं नामकरण करना है, उसके पहचान इस सदन की कैसे बने, तो काफी कुछ कंट्रीब्यूशन सदन के निर्माण में, उसकी आर्ट गैलरी में, विभिन्न द्वार के नाम रखने हो, यानी हर प्रकार से मेरे एक साथी के रूप में हम दोनों को, और मुझे बड़ा आनंददायक रहा वो अनुभव काम का। आदरणीय सभापति, हरिवंश जी के सदन को चलाने की कुशलता को तो हम भली भांति देखे हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने राज्यों की विधानसभाएं, विधान परिषदें और वहां जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उनको भी कैसे मददरूप होना, उनके लिए किस प्रकार से आवश्यक उनके ट्रेनिंग के लिए काम किया जाना, उसके लिए भी काफी समय दिया और उन्होंने लगातार उनके लिए समय दिखाया। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन में भी उन्होंने भारत की डेमोक्रेटिक व्यवस्था की छाप छोड़ने में बहुत बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि 21वीं सदी का ये दूसरा क्वार्टर ये सदन को बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करना है। देश को प्रगति के पथ पर ले जाने में, विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में मुझे विश्वास है कि सदन के द्वारा बहुत कुछ होगा और उसके कारण पीठाधीश सबका दायित्व बहुत बड़ा होता है। हम सबका बड़े विश्वास से मैं कह सकता हूं कि सभी साथी आप जो चाहते होंगे उसको पूरा करने के लिए सहयोग करते रहेंगे और आपके काम को कठिनाइयों में न परिवर्तित करें, इसके लिए ताकि आप ज्यादा आउटकम दे सकते हैं। और मुझे विश्वास है सब लोग इसको करेंगे। और मैंने पहले भी कहा था कि हरि कृपा पर है सब कुछ। और देखिए, लोकसभा में आज 3 बिल पर वोटिंग होनी है और सबसे खास नारी वंदन अधिनियम को लेकर है और इसको लेकर के पूरी जो प्रक्रिया है वो संसद ने अपनाई जानी है। खबर ये सामने आ रही है कि लोकसभा में आज 3 बिल पर वोटिंग होनी है। शाम 4 बजे तीनों बिल पर वोटिंग होगी। गृह मंत्री अमित शाह आज जवाब भी देंगे। 3 बजे राहुल गांधी बोल सकते हैं। आज लगातार दूसरे दिन की चर्चा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ था। कल देर रात तक ये बहस चलती रही। तो बता दें कि इस बिल को लेकर के बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाया है, जिस पर लगातार बहस हो रही है, चर्चा हो रही है और आज इन तीनों बिल पर वोटिंग होनी है। शाम 4 बजे तीनों बिल पर वोटिंग होनी है। तो देखिए, संसद ने इस बात को लेकर के लगातार चर्चा हो रही, किस तरीके से नारियों को सशक्त किया जाए, सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर के, परिसीमन को लेकर के, महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाने को लेकर के लगातार
चर्चा हो रही है। आज शाम 4 बजे 131वें संविधान संशोधन बिल समेत तीनों विधेयकों पर वोटिंग होगी। वोटिंग से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सरकार का पक्ष रखेंगे। बड़ी बात है कि विपक्ष महिला आरक्षण का तो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन परिसीमन को लेकर विपक्ष ने आपत्ति जताते हुए विरोध में वोटिंग का फैसला लिया है। 131वें संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। देखना है कि सरकार इस बिल को कैसे पास करवाती है, क्योंकि 2/3 बहुमत के लिए विपक्ष के कुछ दलों को सरकार का साथ देना होगा। धन्यवाद स्पीकर सर। और देखिए, महिला आरक्षण अधिनियम को लेकर के एक बड़ी खबर जो निकल करके सामने आ रही है, और खबर यह है कि महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को लागू किया गया है। केंद्र की तरफ से बकायदा इसके लिए नोटिफिकेशन सामने आ चुका है। तो महिला आरक्षण अधिनियम 2023 लागू, केंद्र की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। खबर है कि 2023 का अधिनियम लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन पर भी मतदान होना है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के विपक्ष एक तरीके से हमलावर भी नजर आ रहा है, लेकिन इस पर बिहार के नेता क्या सोच रहे हैं? डिप्टी सीएम विजय चौधरी का भी बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा कदम है। को आगे बढ़ाना, अगर प्रजातंत्र पर खुला हमला है तो आखिर प्रजातंत्र को आगे बढ़ाने का तरीका क्या है? और बिहार तो इस मामले में अग्रणी रहा है। हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी महिलाओं को जो पंचायती राज संस्थाएं हैं या जहाँ कहीं चुनाव की प्रक्रिया होती है उसमें आरक्षण देके महिलाओं को सामाजिक राजनीतिक कामों के मुख्य धारा में लाने के काम की शुरुआत तो नीतीश कुमार जी ने बिहार से कर ही दी थी। ये कितनी अच्छी बात है कि आज प्रधानमंत्री जी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करके महिलाओं को 1/3 भागीदारी संसद और राज्यों के विधानसभाओं में दे रहे हैं। इसमें तो सब पार्टी को समर्थन, और सबसे आश्चर्य की बात है ये आज का बिल नहीं है, ये 2023 में बिल आया था। और देखिए, मोकामा विधायक अनंत सिंह ने शराबबंदी को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है और शराबबंदी को हटाने की वकालत उन्होंने कर डाली है। और बयान में उन्होंने कहा कि शराबबंदी खत्म होनी चाहिए, शराबबंदी से नुकसान हो रहा है, गांव में लोग खुलकर शराब पी रहे हैं, तो शराबबंदी हटाने की वकालत करते हुए अनंत सिंह का बयान दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी खत्म होनी चाहिए, खास करके जो गांव में लोग हैं वो खुलकर शराब पी रहे हैं। बंद हम कहते चालू होना चाहिए, बंद कराने घड़ी हम भी पक्ष में थे कि बंद हो गए, लेकिन बंद हो गए से दारू कुल पिए वाला पिए रहा है, नुक के पिए छुप के पिए, इतना है कि रोड पर नहीं चढ़ता है। तो सरकार दारू चालू कर दे, ये भी चालू कर दे कि रोड पर पिए पकड़ाएंगे तो जाएंगे भीतर। अंग्रेजी दुकान दारू है तभी रहे थी, रोड पर पिया नहीं रहता, गांव में तो पिए रहा है, गलत गलत निशा कुल कर रहा है। आरएलएम विधायक माधव आनंद ने भी शराबबंदी हटाने को लेकर के अपनी वकालत की है और कुछ उनका भी बयान अनंत सिंह जैसा ही सामने आया है। बता दें कि माधव आनंद ने कहा कि बिहार में शराबबंदी खत्म होनी चाहिए, शराबबंदी से बिहार के राजस्व को काफी नुकसान हो रहा है, अब जरूरत है इस नुकसान को रोकने की। हमारे साथ आरएलएम के विधायक माधव आनंद है। सर, शराबबंदी को लेके आपकी राय क्या है? देखिए, शराबबंदी के मामले पे मैंने सदन में भी अपनी बातों को रखने का काम किया था, और जब आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी उस समय थे, मैंने कहा था कि सर अब वक्त आ गया कि इसकी विस्तृत समीक्षा होनी चाहिए। उस समय दबी जुबान में ही सही कई सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, कई सारे लोगों ने समर्थन भी किया। कई मेरे विधानसभा में जो मेरे साथी हैं उन्होंने कहा कि आप इकलौते ऐसे विधायक हैं
जिसमें वो क्षमता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इस मुद्दे को आपने उठाया। और मैंने गंभीरता से कहा था कि मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी सरकार जो इस पर विस्तृत समीक्षा करेगी, और आज भी मैं उतनी ही गंभीरता से कह रहा हूं कि इसकी विस्तृत समीक्षा होनी चाहिए। व्यक्तिगत अगर राय अगर मेरी मानिए तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार में शराबबंदी की अब कोई आवश्यकता है। 10 वर्ष हो गए, अवेयरनेस पे अच्छा खासा काम हो चुका है, उस अवेयरनेस को और तेज गति देने की आवश्यकता है। और शराबबंदी से बहुत ज्यादा बिहार को नुकसान भी हो रहा है। मुझे लगता है कानून का समीक्षा होती रही है, 10 साल हो गए, तो 10 साल में इसकी समीक्षा होनी चाहिए। और दूसरा कारण जो आप कह रहे हैं इसकी क्यों बिहार को राजस्व का नुकसान है। आपका जिस तरह मैं कहता हूं ब्रेन ड्रेन, पलायन की बात मैं करता हूं कि आपका दिमाग जैसे दूसरी जगह जा रहा है, तो उसी तरह यहाँ रिसोर्स रिवेन्यू का पलायन हो रहा है। आपका ही पैसा यूपी में जा रहा है, आपका ही पैसा झारखंड में जा रहा है, आपका ही पैसा वेस्ट बंगाल में जा रहा है, और आपका ही पैसा पड़ोसी देश नेपाल में जा रहा है। और देखिए, पूर्व सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब उन्हें Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी जाएगी। इसके साथ साथ दिल्ली में भी उनका आवास आवंटित कर दिया गया है। दिल्ली में नीतीश कुमार को नया आवास मिल चुका है। 9 सुनहरी बाग रोड आवास नीतीश कुमार को मिला है। बताया जाता है कि ये नीतीश कुमार का बंगला टाइप एच का है। केंद्रीय कैबिनेट के सीनियर मंत्री को ये टाइप एच का बंगला मिलता है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। अभी राज्यसभा के सदस्य हो चुके हैं, राज्यसभा सांसद बन चुके हैं, और ऐसे में उनका अब ठिकाना, उनका नया आवास भी तय किया जा चुका है। इसके साथ साथ उनकी सुरक्षा भी अब Z+ की कर दी गई है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की आज सवी जयंती है, और इस मौके पर उनको याद किया जा रहा है। और इस जयंती के मौके पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। दिल्ली में भी इस मौके पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सहित कई सांसद और राजनेता शामिल हुए, और सभी ने चंद्रशेखर को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भी उनकी समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। चंद्रशेखर जी उस शख्सियत का नाम है जो युवा तुर्क जब कहलाए, यानी कुव्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज को मुखरता के साथ रखना, ये चंद्रशेखर जी का खासियत था। और इंदिरा जी से खिलाफत करके उन्होंने जो बगावत की देश की राजनीति में एक इतिहास बन गया। और चंद्रशेखर जी एक साफ गोई आदमी थे, कभी रिश्तों को कभी इधर उधर नहीं, रिश्तों के साथ रहे। तो देखिए, पूर्व PM चंद्रशेखर की जयंती पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से भी पोस्ट सामने आया है। उन्होंने उनके व्यक्तित्व का बखान किया है, उन्हें याद किया है, और सम्राट चौधरी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये सम्राट चौधरी का पोस्ट आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय चंद्रशेखर सिंह जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। उनके सादगीपूर्ण व्यक्तित्व, प्रखर नेतृत्व और जनसेवा के प्रति समर्पण ने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। अब देखिए, जेल से अपराध पर लगाम लगेगा, और ऐसे में बिहार के कई जेलों में एक साथ छापेमारी की गई है, जहां पर गहन तलाशी अभियान चलाई गई है। ये तस्वीरें आपको अलग अलग जिलों की दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आरा, छपरा, मोतिहारी, गोपालगंज, जमुई, औरंगाबाद जेल की है, जहां पर रेड पड़ी। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सिवान, कटिहार जेल में भी छापेमारी की गई। जिलों के DMSP के नेतृत्व में ये बड़ी छापेमारी हुई। जेलों के सभी वार्डों की तलाशी ली गई। सुबह सुबह जेल में रेड से कैदियों में हड़कंप मचा था। जेलर को जेल मैनुअल के सख्त पालन का निर्देश दिया गया। दूसरे जेल में कुख्यात अपराधी शिफ्ट किए जा सकते हैं। जेल में बंद अपराधियों पर प्रशासन की पैनी नजर है। देखिए, मोतिहारी में 54 करोड़ की लागत से मरीन ड्राइव का निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर के अब लोग भी काफी उत्साहित हैं। इसके बन जाने से इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। बता दें कि इसके साथ ही 6 करोड़ रुपए की लागत से मोतिहारी के धनौती नदी पर बड़ा पुल बनाने का सरकार ने फैसला लिया है। वहीं धनौती नदी पर पुल बन जाने से मोतिहारी जिला मुख्यालय से तकरीबन 7 प्रखंडों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। वहीं घंटे की दूरी मिनट में तय हो पाएगी। एयरपोर्ट की स्ट्रिप बनाने के लिए उसके जो प्रपोजल था उसको भेजने का निर्देश हम लोगों को दिया था लास्ट विजिट के अंदर।
तो हम लोगों ने पूरा प्रपोजल बना के उसको भेज दिया है। उसके अंदर हम लोगों ने पूरी ज़मीन का मेजरमेंट करवाया, उसका पाईएमडी का पिछले 10 साल का डेटा लिया। मोतिहारी जिला मुख्यालय से तकरीबन 6 प्रखंडों को जोड़ने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और इसी धनौती नदी पर 6 करोड़ रुपए की लागत से बड़ा पुल बनाने का निर्णय लिया है। अमूमन इन इलाके के लोग जो है चचरी पुल और इसी जो है डाइवर्सन के सहारे जो है इस पार से उस पार जाते हैं और ये सड़क जो है ये सीधे जो है जिला मुख्यालय को जोड़ता है। अब ऐसी स्थिति में पहाड़पुर, हरसिद्धि, अरेराज, तुर्कौलिया ये तमाम जो इलाके हैं, जो दूर दराज इलाके हैं, जो प्रखंड हैं, उनको यह सड़क सीधे जोड़ेगी और वैसी स्थिति में जो दूरी है वो भी घट जाएगी और जाम की समस्या से लोगों को निजात मिल पाएगी। तो ये धनौती नदी है, सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि 6 करोड़ रुपए की लागत से बड़ा पुल का निर्माण करेगा ताकि इन लोगों के की सीधी कनेक्टिविटी जो है वो जिला मुख्यालय से हो जाएगी। और सरकार की कोशिश भी है कि लोगों को बेहतर सुविधा दी जाए, कनेक्टिविटी बेहतर हो ताकि व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध जो है और बेहतर हो और जो दूरी जो है वो घट जाए, जो घंटों की दूरी है वो मिनटों में तय हो। इसको लेकर सरकार ने फैसला लिया है और ये इलाका जो है ये पूरा धनौती नदी के चारों तरफ से घिरा हुआ इलाका है और वैसी स्थिति में लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, चाहे इलाज के लिए हो या पुलिस मुख्यालय हो या जिला मुख्यालय हो, कहीं भी जाने के लिए लोगों को काफ़ी समय लगता था, जाम की समस्या से प्रतिदिन जूझना पड़ता था। तो सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अब इस धनौती नदी पर 6 करोड़ रुपए की लागत से बड़ा पुल का निर्माण होगा ताकि लोगों को काफ़ी फायदा भी होगा। अनिश कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी।